हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर के आए हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का चैप्टर है बच्चों। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आप नोट करें, ठीक है ना, मेरे साथ साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? क्या होता है ग्रेविटेशन? आपको पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने की, हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेरे बच्चे ग्रेविटेशन। ऑल बॉडीज इन द होल यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस प्रॉपर्टी और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या है? इस यूनिवर्स में अर्थ, हमारी जो अर्थ है वह भी एक बॉडी है, और हमारी अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और अर्थ के द्वारा अपने सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रेविटी बोलते हैं। अवर अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टुवर्ड इट्स सेंटर। द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी। हमारी अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या करती है? जैसे ये हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है हर एक बॉडी को, जैसे ये कोई बॉडी है, यहां पर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, अर्थ के सराउंडिंग द अर्थ कोई भी बॉडी हो, या फिर अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी हो, जैसे ये कोई बॉडी है और ये हमारी जो अर्थ है हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अर्थ के द्वारा क्या बेटा? किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटी। अभी समझ नहीं आई बात मेरी? ठीक है मेरे बच्चे। अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर जो भी बॉडी होगी यहां पर है, तब भी फोर्स किधर लगेगा? इसके सेंटर की ओर। अगर कोई बॉडी यहां पर है तब भी उस बॉडी पर, ये हमारी जो अर्थ है अपने सेंटर की ओर हर एक बॉडी पर क्या करती है? एक फोर्स लगाती है अपने सेंटर की ओर। हर एक बॉडी को क्या करती है? हमारी अर्थ अट्रैक्ट करती है। अर्थ के अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने की इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी बोलते हैं हम इसको। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिए आप, सिंपल सा टॉपिक है ये। जैसे इसी से ऐसा ही एक टॉपिक, ऐसा ही एक लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं यहां पर बात कर रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मास बॉडीज। एक मास बॉडी जिसका मास m1, दूसरी बॉडी इसका मास m2। r क्या है? इस बॉडी के सेंटर से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है मेरे बच्चे। ये जो r देख रहे हैं ना, इसके सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की डिस्टेंस है ये वाली r। यहां पर इन दोनों बॉडीज के बीच की सेपरेशन r का मतलब है इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की दूरी, डिस्टेंस। इस बात को ध्यान से समझ लो, ठीक से समझ लो। फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, इस बॉडी के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, सेकंड बॉडी पर फोर्स है ये, कौन लगा रहा है? फर्स्ट बॉडी। और इस बॉडी ने इस बॉडी पर फोर्स लगाया इधर मेरे बच्चे। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी एक्सर्टेड बाय सेकंड। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड बॉडी exerted by first, this is the force
ऑन फर्स्ट बॉडी एक्सर्टेड बाय सेकंड। ठीक है, so gravitational force between two bodies is directly proportional to product of masses if r is same and inversely proportional to square of distance between them। ग्रेविटेशनल फोर्स, मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू मास, ठीक है ना, उन फोर्सेस को बोलते हैं मेरे बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट बेटे मास का होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट चार्ज का होता है और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करंट का है। बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को। क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इफेक्ट मास का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट किसका है? चार्ज का है। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट किसका है? मास का। इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट किसका है? चार्ज का। और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करंट का होता है मेरे बच्चे। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू मास बॉडीज, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। इस m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला फोर्स F21 और m2 के द्वारा m1 पर लगने वाला फोर्स F12। ये दो फोर्स जो देख रहे हैं आप, इस बॉडी के द्वारा इस पर जितना फोर्स इधर लगेगा, इस बॉडी के द्वारा उतना ही फोर्स इस बॉडी पर इधर लगेगा, वेदर द मास आर इक्वल और नॉट। जैसे इस बॉडी का मास 1 kg है और इस बॉडी का मास 2 kg है, मान जाइए आप, तो इस बॉडी के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स जितना इधर होगा मेरे बच्चे, उतना ही फोर्स इस बॉडी के द्वारा इस पर इधर होगा। ये बात क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? यस। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मास बॉडीज, इन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के m1 इंटू m2। शर्त यह है कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या रहे? सेम रहे। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मास is inversely proportional to square of distance between them if m1 and m2 is constant। ये बात मैंने लिख दिया यहां। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। So F is directly proportional m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया हमने g, F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, क्लियर है? वेयर g इज अ कांस्टेंट, वेयर g इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स। इसकी वैल्यू कैपिटल G क्या है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कैपिटल G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स वेयर G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स। कैपिटल G की वैल्यू हर जगह पर क्या रहती है मेरे बच्चे? सेम रहती है। कैपिटल G प्लेस बदलने पर नहीं बदलता। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 यूनिट। देखिएगा आप इसकी यूनिट कहां से निकालोगे? यहां से निकालो। कैपिटल G को यहां रखो, r स्क्वायर को इधर ले लो, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। r स्क्वायर को यहां ले लिया, मीटर स्क्वायर। किलोग्राम इंटू किलोग्राम को नीचे ले आए, किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट कर लिया? सिंपल सा है बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा। टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स,
टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर, टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो स्फीयर है, एक की रेडियस तो आर बता रहा है बच्चों, दूसरे की रेडियस भी कितनी बता रहा है, आर बता रहा है, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ये रहा, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। इसका मतलब यहां पर दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को मिलाकर यहां रखा है। इसका मतलब ये हो गया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी आर और ये आर, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर को क्या लिखेंगे हम, 2r। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। इस बॉडी का, इस वाले स्फीयर का मास m1 कह दो, इसका मास m2 बोल दो। m1 और m2 कितना होगा, m1 मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, मास हो गया ये। इतना ही मास तो किसका होगा, इस स्फीयर का, दोनों ही कॉपर स्फीयर है, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब इसका मास और इसका मास दोनों का सेम होगा, इसका m1 और इसका m2। क्लियर है, m1 और m2 बराबर बराबर होंगे, m1 बराबर m2 बराबर m, कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। क्या पूछा है उसने, इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज f, then find out the relation between f and r। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है, f है। इसका इस पर फोर्स f और इस वाले स्फीयर का इस पर फोर्स भी f है। f के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस r की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2r। m1 की जगह पर क्या लिखोगे मेरे बच्चे, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, m2 की जगह पर भी 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। तो f इक्वल टू g, m1 की जगह पर 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, m2 की जगह पर 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखोगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r, इसका स्क्वायर, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। चेक करो, एक 4 से ये 4 एक कैंसिल कर लो, 2 पावर r की ये रही, r की पावर ऊपर कितनी है 6 पावर में से 2 पावर कम कर दो तो r की पावर 4, तो वैल्यू क्या बचेगी, f इक्वल टू एक 4 ये बचेगा 3 इंटू 3 9 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, ये क्या है g इंटू यहां पर डेंसिटी d और यहां पर d इंटू डी स्क्वायर। 2 पावर में से 6 पावर में से 2 पावर कम हो गई, ये तो वैल्यू आ गई कांस्टेंट, और ऊपर वैल्यू बचेगी r की पावर 4, तो f इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4, ये रिजल्ट है आपका। ठीक है, नोट कर लिया, कोई बात नहीं है, नोट नहीं किया तो यहां पर मैंने नोट कर दिया बच्चों, ये रहा m मास ऑफ ईच स्फीयर, d डेंसिटी ऑफ ईच स्फीयर। एक स्फीयर का मास 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, यही मास सेकंड स्फीयर का भी होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाइए, f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 दोनों बराबर हैं, m और m, g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। g m की जगह पर वैल्यू लिख दी मैंने 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, ये रही, और इसका स्क्वायर, अरे m स्क्वायर है, m1 की जगह पर m,
m2 की जगह पर m, तो m इंटू एम एम स्क्वायर लिख दिया मेरे बच्चे। क्लियर है? आनंद के साथ पढ़ो तभी आनंद आएगा बच्चे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तभी कुछ बात बनेगी। जब वीडियो लेक्चर सुन रहे हो तो बातें मत बनाइए, आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनिए। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, आपका सब्जेक्ट तरीके से अगर आपने किया तो कंप्लीट सब्जेक्ट 1 टाइम्स और उसके बाद 2 बार रिवीजन में डेफिनेट करा दूंगा। अब बस काम करिए, भरोसा रखिए। सॉल्व कर लें बच्चों से, तो f इक्वल टू आएगा 4/9 पाई स्क्वायर जी डी स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें। सो f इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4। इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे ना, ये वैल्यू आ जाएगी। करके दिखा दे, चलिएगा। आपका ऐसा मन है तो इसको करके दिखा देते हैं। देखो g f इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी, इसका स्क्वायर हो रहा है 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी, इसका स्क्वायर है अपॉन 2r का स्क्वायर है, क्योंकि m1 की जगह पर भी मैंने ये वैल्यू लिखी है और m2 की जगह पर भी यही वैल्यू लिखी है, तो m स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया अपॉन स्मॉल r स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है 2r हो गई, 2r का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिएगा g ऊपर क्या हो गया, देखो 4 का स्क्वायर 16/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 डी स्क्वायर, r की पावर 6 होगा बच्चों, और डी स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। 4 से इसको 4 टाइम्स काट दो, वैल्यू आ गई 4/9 पाई स्क्वायर g इंटू डी स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू बचेगी 2 पावर ये रही, 6 पावर ये है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी हो गई r की पावर 4। f इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया, रिलेशन आ गया f में और r में, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है मेरे बच्चा, ये वैल्यू कांस्टेंट है। अरे देखो ना, 4/3 प्योर नंबर है, पाई स्क्वायर प्योर नंबर है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सेम एट ऑल प्लैनेट्स, डी डेंसिटी, क्योंकि दोनों स्फीयर कॉपर के हैं, डेंसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो f इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4, रिजल्ट ये रहा। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं बच्चों केपलर्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप नोट करिए, एक एक लाइन को नोट करिए। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, केपलर्स लॉ, किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? केपलर्स लॉ की बात कर रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर कर आता है बच्चों, इस चैप्टर में से केपलर्स लॉ पर क्वेश्चन अक्सर कर आता है, ध्यान दीजिए। केपलर्स लॉ, द बॉडी विच मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ए प्लैनेट। सन के चारों ओर जो बॉडी रिवॉल्व करती है, मैं यहां पर एक फोटो बना रहा हूं, अगर आप ध्यान दें तो बच्चों, ये सन और सन के चारों ओर, ध्यान से सुनिएगा, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा काम की बात बोल रहा हूं मैं। ये नंबर डालते रहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये 9th। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए आप, सन के चारों ओर, मैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात कर रहा हूं। अब एक्चुअल में इस थ्योरी को
केपलर ने 3 लॉज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वो मैं बताऊंगा आपको। बनाइए फिगर बना लो, क्रम से लिखा है मैंने। फिगर बना लीजिए। the bodies which moves around the sun is called planets. our earth is one of the 9 planets. जो बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। और सन के 9 प्लैनेट्स हैं और उन 9 प्लैनेट्स में से हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है। सन के 9 प्लैनेट्स हैं। 9 कितने? 9 प्लैनेट्स हैं सन के। 9 ग्रह हैं सन के। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यू लिखा है बच्चों, यू। ये एन लिखा है। मरकरी, वीनस, नाम लिख लीजिएगा। सन के नियरेस्ट तो सबसे पास में होता है मरकरी, ठीक है। सन के सबसे पास में मरकरी है और अर्थ के पास में जरा गौर से देखो, एक तो वीनस, इस अर्थ के इधर की साइड में वीनस है और इधर की साइड में मार्स है, ठीक है। वीनस इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। वीनस अर्थ के, वीनस और इस मार्स में से अर्थ के पास में नजदीक कौन सा है? वीनस है। कौन सा? अर्थ के ज्यादा पास में वीनस होता है। अर्थ के, देखो ये तो अर्थ है, अर्थ के इधर तो मार्स है और इधर की तरफ वीनस है, तो ज्यादा पास में इस अर्थ के वीनस होता ही है। और तुमने देखा हो कभी जो सुबह के समय पर, सुबह समझते हो ना, रात हो गई जैसे शाम को, ठीक है, नहीं पूरी रात निकल गई, तो सुबह के टाइम पर आसमान में जो सबसे लास्ट में जो स्टार तुमको दिखाई देता रहता है उसे आप मॉर्निंग स्टार कहते हैं। एक्चुअल में वो मॉर्निंग स्टार जो होता है ना वो वीनस होता है। कौन सा होता है? वीनस। सबसे लास्ट तक जो तारा दिखाई देता रहता है हमको आसमान में, वो कौन सा है मेरे बच्चे? वीनस होता है। क्योंकि अर्थ के एक साइड में तो मार्स है और एक साइड में क्या है? वीनस है। तो वीनस अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है, पास होता है, इसीलिए वीनस अर्थ से देखने पर ज्यादा देर तक दिखाई देता रहता है। इसीलिए सुबह के समय सारे तारे डूब गए, दिखाई नहीं दे रहे, और एक ही तारा दिखाई दे रहा है सुबह के समय आसमान में, तो समझ जाइए आप कौन सा है वो? वीनस है। इस वीनस को इसी वजह से क्योंकि लास्ट तक चमकता रहता है ये वीनस, अर्थ से लास्ट में, सबसे सुबह के समय पर भी लास्ट में दिखाई देता रहता है ये वीनस। इसीलिए इस वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। कौन सा स्टार बोलते हैं इसको? मॉर्निंग स्टार। सन के अराउंड चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो क्या है? प्लैनेट्स होते हैं। और सन के 9 प्लैनेट्स हैं। उन 9 प्लैनेट्स में से भी हमारी जो अर्थ है एक प्लैनेट है। ये फिगर मैंने जो बनाया है सन से डिस्टेंस के क्रम में बनाया है। सबसे पास में सन के होता है मरकरी, और सन से सबसे फारदेस्ट फ्रॉम द सन कौन सा है? प्लूटो है। सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है मरकरी और सबसे ज्यादा दूर होता है कौन? प्लूटो, ठीक है। और अर्थ हमारी ये रही सन से डिस्टेंस के क्रम में तीसरे नंबर पर, यहां पर अर्थ है हमारी, ठीक है ना। एक बात बोलूं बच्चों, अगर आपको याद रहे तो लिख लो आप इसे, मेरी विशाल अर्थ
EARTH, मेरी विशाल अर्थ में जब सारे उल्लू नाचते फिरें। आपको याद करने का तरीका है ये निमोनिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। आपकी भाषा में लिखा है मैंने, मेरी विशाल अर्थ में जब सारे उल्लू नाचते फिरें। मेरी मीन्स मरकरी, विशाल मीन्स वीनस, अर्थ में मीन्स मार्स, जब मीन्स जुपिटर, सारे मीन्स सैटर्न, उल्लू मीन्स यूरेनस, नाचते का मतलब नेपच्यून और फिरें का मतलब प्लूटो। अगर याद कर सकते हो तो लिख लो इसी क्रम में लिख लो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। मेरी विशाल अर्थ में जब सारे उल्लू नाचते फिरें। निमोनियस ये आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मैंने क्रम से लिखा है। सन से डिस्टेंस के बढ़ते क्रम में मैंने लिखा है, सबसे पहले मरकरी नियरेस्ट टू द सन है एंड प्लूटो फारदेस्ट फ्रॉम द सन, अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक, क्योंकि अर्थ के दोनों ओर, अर्थ के इस साइड में वीनस है और इस साइड में मार्स है, तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है? वीनस है। इसीलिए ये देर तक दिखाई देता रहता है, इसीलिए वीनस को हम कौन सा बोलते हैं मेरे बच्चे? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, केपलर्स लॉ की बात कर रहा हूं। द बॉडी विच मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। अवर अर्थ इज वन ऑफ द 9 प्लैनेट। द मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन के ज्यादा नजदीक है एंड प्लूटो इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। द वीनस इज नियरेस्ट टू द अर्थ। नोट कर लेना इस बात को, वीनस इज नियरेस्ट टू द अर्थ। वीनस अर्थ के बहुत पास में है, इसीलिए वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं बच्चों। क्लियर है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों यहां पर मैंने, देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये सुनिएगा बच्चों। ये सन बना लो, ये है मरकरी, ये है अर्थ और ये है प्लूटो। मैंने 3 दिखाए हैं बस केवल। ये तो मरकरी और ये अर्थ और ये प्लूटो और ये हमारे सूर्य देवता सन है। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी, मरकरी ये रहा अर्थ के चारों ओर जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है मरकरी। तो मरकरी की रेडियस सन के सेंटर से मरकरी के सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है r, और मरकरी इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में। तो इस मरकरी के ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो इसका टाइम पीरियड, एक परिक्रमा इसकी 88 डेज, मतलब मरकरी को सन के चारों ओर एक परिक्रमा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो 88 डेज है। इस बात को नोट कर लो, याद रखना। और मरकरी जिस ऑर्बिट में परिक्रमा करता है उस ऑर्बिट की एवरेज डिस्टेंस सेंटर, सन के सेंटर से मरकरी के सेंटर तक, मरकरी के सेंटर तक की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, मरकरी के लिए सन का सेंटर और मरकरी जो प्लैनेट है इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस 5.8 इंटू 10⁷ किलोमीटर है। आप नोट कर लो इस बात को। हमारी जो अर्थ है, सन के चारों ओर जब अर्थ रिवॉल्व करती है ऐसे, तो अर्थ के सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस, मैंने इसको क्या लिखा था? AU, ध्यान हो तो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको। और ये एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अर्थ इज
15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर होती है ये। मतलब सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। और अर्थ का सन के अराउंड एक रोटेशन में जो टाइम लगता है, इसका टाइम पीरियड अर्थ का, इसका एक परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है कितना है? 1 ईयर 365 डेज। अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना है? अर्थ के लिए 1 ईयर है, 1 ईयर लिखा है, देख लो, या 365 डेज। और 1 ईयर इक्वल टू लिख लेना जरूरत पड़े तो बच्चों 2.7 इंटू 10⁻7 सेकेंड के बराबर होता है, ये बात नोट कर लो आप। और अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस जो होती है 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, किसकी? अर्थ के लिए। और प्लूटो जो सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, प्लूटो के ऑर्बिट की रेडियस 590 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, और प्लूटो सन के चारों ओर परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है प्लूटो को, कितना? 248 ईयर, 248 ईयर, बहुत ज्यादा समय हो गया बच्चों के। द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियस कहते हैं सन को बच्चों, सन को हेलियस कहते हैं हम। द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी हमने हेलियस शब्द से लिखा है, एक्चुअल में सन को हेलियस बोला जाता है बच्चों। द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय निकोलस कॉपरनिकस, नाम याद रखना इसका। द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय निकोलस कॉपरनिकस एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज डन बाय टाइको ब्राहे। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था, प्रिंसिपल जो दिया था, निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। निकोलस कॉपरनिकस ने यह कहा था कि जो प्लैनेट होते हैं सन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सन उनकी ऑर्बिट के सेंटर पर रहता है। इस बात को किसने बोला था? निकोलस कॉपरनिकस। द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी was given by Nicholas Copernicus and the experiment study was done by Tycho Brahe। और इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया किसने? टाइको ब्राहे ने। और निकोलस कॉपरनिकस और टाइको ब्राहे की जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी थी, उन सभी को क्या बेटा 3 नियमों के फॉर्म में, केपलर ने 3 नियमों के फॉर्म में प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वाज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज बाय केपलर। क्या? निकोलस कॉपरनिकस और टाइको ब्राहे की जो थ्योरी थी, थ्योरेटिकली निकोलस कॉपरनिकस ने तो कहा कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन करते हैं। और इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया किसने? टाइको ब्राहे ने। और इन दोनों के रिजल्ट्स केपलर ने किसके फॉर्म में समराइज कर दिया? 3 नियमों के फॉर्म में समराइज कर दिया। तो केपलर के 3 नियम पढ़ें आप, 3 नियम देखें जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं केपलर्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं। टाइको ब्राहे और निकोलस कॉपरनिकस का तो मानना यह था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर किसमें? एक ऑर्बिट में, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और टाइको ब्राहे ने उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, लेकिन उन दोनों के एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए, निकोलस कॉपरनिकस ने तो कहा कि और क्या प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और टाइको ब्राहे के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, दोनों के रिजल्ट्स को मिलाकर के केपलर ने 3 नियमों के रूप में उन्होंने दे दिया। उन्होंने फर्स्ट लॉ कहा केपलर ने, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट।
केपलर ने जो टाइको ब्रहे की थ्योरी थी और निकोलस कॉपरनिकस की जो एक्सपेरिमेंटल, टाइको ब्रहे के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे और निकोलस कॉपरनिकस की जो थ्योरेटिकली जो थ्योरी दी थी उसको केपलर ने 3 नियमों के रूप में दे दिया। तो केपलर ने पहला जो नियम दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने कहा क्या कि प्लैनेट जो होते हैं सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किसमें? ऑल द प्लैनेट्स। नोट करिए आप इस वाले पहले नियम को, एक बार नहीं 4 बार बोल रहा हूं और आपको रटना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड द सन इज एट रेस्ट एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। पहले इस लाइन को नोट किया जाए। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन द ऑप्टिकल और इलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर का पहला नियम था ये। केपलर ने ये बोला कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करते हैं और सन उस इलिप्स के 2 फोकस होते हैं और 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर सन क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है। सन इज एट रेस्ट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स। जैसे ये इलिप्टिकल पाथ है, इस पाथ को मैं इधर बनाई दे रहा हूं। एक्चुअल में जो इलिप्स होता है उसके अंदर 2 फोकस होते हैं बच्चों। इलिप्स के इस एक्सिस को तो मेजर एक्सिस बोलते हैं बच्चों और इस एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। इस वाली एक्सिस को माइनर का मतलब छोटी वाली एक्सिस है और ये मेजर का मतलब होता है बड़ी। ये तो मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, और इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। इस वाले पाथ को इलिप्स बोला जाता है। बनाओ इसे, ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। मैंने लिख दिया है, देखो ये रहा माइनर एक्सिस, इसको लिखा है, ठीक है। और इस एक्सिस को लिखा है, देखो इस वाली एक्सिस को यहां पर लिखा है मैंने मेजर एक्सिस, एरो लगा दिया है। मतलब ये वाली जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस मैंने यहां लिख दिया है, नोट कर दिया। ये रहा मेजर एक्सिस लिखा है और इस एक्सिस पर क्या लिखा है, माइनर एक्सिस। क्लियर है? लिखना चाहते हो तो आप लिख लो यहां पर। ये कौन सी एक्सिस है, माइनर एक्सिस। कौन सी, माइनर एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी लिखी है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। आप इतनी हिंट काफी है, ये मेजर एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली माइनर एक्सिस है। काफी है इतना हिंट। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये वाली, ये जो ऑर्बिट है, ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाली ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें कौन, प्लैनेट रिवॉल्व करता है और इसके अंदर 2 फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकाई, इलिप्स के 2 फोकस हो गए, फर्स्ट फोकाई और सेकंड फोकाई। एक को लिख दो F1 और एक को लिखो F2। जरा गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं। फर्स्ट फोकस की यहां से डिस्टेंस और सेकंड फोकस की यहां से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। ये बात को हमेशा के लिए दिमाग के अंदर फीड कर लो, फीड करो इस बात को हमेशा के लिए। क्या कहा, ये डिस्टेंस बराबर होती है इस डिस्टेंस की, ठीक है। और ये कोई प्लैनेट है, कौन है ये, प्लैनेट यहां पर। तो इस प्लैनेट की ध्यान दीजिए, इसको F1 इसको F2, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, ठीक है ना। यहां से F1 से P की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। F1P प्लस F2P इक्वल टू फिक्स। और ये किसके बराबर होती है, ये दूरी मेजर एक्सिस के बराबर होती है। इस पॉइंट को पहले नोट कर लो आप, इस बात को। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस
हमेशा सेम रहेगी, फिक्स रहती है हमेशा ही। और इसको, ये डिस्टेंस कितने के बराबर होती है? मेजर एक्सिस के बराबर होती है, इस वाली एक्सिस के बराबर होती है। इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है R1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2, R1 प्लस R2 बराबर हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। या ऐसे कहिए F1P प्लस F2P इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? इस डिस्टेंस को F1P, इसको R1 कह दो, इस डिस्टेंस को, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R2 कह दो। जरा गौर से देखो, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। ये R1 लिख रहा हूं, यहां से मान लो ये प्लैनेट यहां आ गया, ये प्लैनेट चल करके यहां पर आ गया। पहले ये देखो F1P प्लस F2P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू फिक्स। और R क्या है यहां पर? R बराबर मेजर एक्सिस है जी, मेजर एक्सिस। अब मैं समझा रहा हूं, सुनो। मान लो ये प्लैनेट चल करके यहां से यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो F1P ये रहा प्लस प्लस F2P ये रहा। इस डिस्टेंस को मैंने R1 बोला है, F1P डिस्टेंस को R1 बोला है, और F2P इस डिस्टेंस को मैंने R2 बोला है, इस डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों? F1P ये रहा प्लस F2P, F1P मीन्स R1 प्लस F2P मीन्स R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू फिक्स। और ये बराबर होता है R, मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको। फिर से समझ लो इस बात को, इस पॉइंट को लिख लो, ये आपकी प्रॉब्लम है आपकी। फिर से मैंने बोला है ये आपकी प्रॉब्लम है, और ये परमानेंट प्रॉब्लम है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लो इस बात को बच्चों। क्या इस प्लैनेट की फर्स्ट फोकाई से डिस्टेंस है R1, जैसे ये P यहां पर है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहूंगा? R1, और इस डिस्टेंस को कहूंगा R2। R1 प्लस R2 इक्वल टू R, और इक्वल टू R किसके बराबर है? ये R है, ये वाली मेजर एक्सिस R है, ये वाली एक्सिस R है। ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये R है। क्लियर है ये बात? नहीं है क्लियर तो फिर से देख लो, फिर से देख लो। मैं फिर से बोल रहा हूं पहला नियम, और ये बड़ा काम का नियम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम है इसी नियम के अंदर। F1P प्लस F2P इक्वल टू फिक्स इक्वल टू R इक्वल टू मेजर एक्सिस। F1P प्लस F2P इक्वल टू फिक्स इक्वल टू R इक्वल टू मेजर एक्सिस। और R क्या चीज है बच्चों? इस वाली एक्सिस की डिस्टेंस है, ये मेजर एक्सिस है, ये R, ये R है। और F1P को मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे R1, और F2P को बोल रहा हूं R2। R1 प्लस R2 बराबर R इक्वल टू फिक्स, और बराबर होता है मेजर एक्सिस। मींस इस वाली डिस्टेंस को मैं R1 को, F1 से P तक की डिस्टेंस R1, और F2 से P तक की डिस्टेंस को R2। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होती है। फिर से समझो अब इसी बात को। देखो मैं इस वाले फिगर को बना रहा हूं, जरा गौर से देखना बच्चों। ये कौन सी एक्सिस? मेजर एक्सिस हो गई ये वाली डिस्टेंस, ये R हो गया मेरे बच्चे, ये मेजर एक्सिस है। इसको लिखना नहीं है मुझे अब। ये माइनर एक्सिस है, जैसे कोई प्लैनेट यहां पर है, ये फर्स्ट फोकाई, ये सेकंड फोकाई। इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2 इक्वल टू R होता है। F1P प्लस F2P इक्वल टू R। अब मैंने ये कहा कि अगर P यहां पर ना हो करके यहां होता, ये P यहां के बजाय यहां होता, तो क्या कहते हैं आप?
F1P प्लस F2P, ये प्लस ये बराबर होगा ये प्लस ये। अगर ये P यहां होता तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर होती इस डिस्टेंस के। अगर ये पॉइंट यहां पर होता P, तो सोचो जरा दिमाग से, F1P ये डिस्टेंस F1P, अरे F1P को आपने R1 बोला ना, प्लस F2P ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की, इसको डिस्टेंस को आपने क्या बोला, R2 बोला। तो F1P मीन्स R1 प्लस F2P मीन्स R2, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा, R होगा। अगर ये प्लैनेट यहां होता बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता, F1P प्लस F2P, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। ये केपलर का पहला नियम है। इसीलिए इस प्लैनेट को हम यहां लें, इस जगह पर लें, F1P से F2P की डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर होगी, मेजर एक्सिस के बराबर होगी। ये केपलर का पहला नियम है। केपलर का पहला नियम क्या है, केपलर ने यह कहा था कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस, क्योंकि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर सन क्या होता है, फिक्स रहता है, फिक्स होता है। ये केपलर का पहला नियम है। सेकंड लॉ देखिएगा इसका। पहला नियम फिगर बना लिया ना आपने, वेरी गुड। मैं सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं। सेकंड लॉ ऑफ एरिया, केपलर्स सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ, केपलर्स सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन, केपलर्स सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जरा गौर से देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी बच्चों, केपलर सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नॉट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट कर लेना। केपलर सेकंड लॉ देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया है, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वैप्स out equal area in equal interval of time. That is the aerial velocity of the planet around the sun is constant. The line joining a planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time. मतलब कहने का यह है कि जैसे कोई प्लैनेट पहले यहां पर है और सन हमारा ये रहा, तो सन को इस प्लैनेट से मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, द लाइन joining a planet to the sun, the line joining to the planet, joining a planet to the sun sweeps equal area. जैसे ये प्लैनेट है और ये सन है, और प्लैनेट और सन को मिलाने वाली लाइन ये रही, और प्लैनेट यहां से यहां तक गया, तो इस लाइन के द्वारा स्वैप एरिया ये वाला है। ठीक है ना। मान लो प्लैनेट को P1 से P2 तक जाने में लगा समय T है ना, और ये प्लैनेट वही है, और सन ये रहा, और ये वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है, और प्लैनेट चल करके यहां पर पहुंचा, तो इस लाइन के द्वारा, इस वाली लाइन के द्वारा स्वैप एरिया कौन सा है, इस लाइन के द्वारा स्वैप एरिया ये रहा। और अगर प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में लगा समय मान लो T है, इस प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम T, और इसी प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में लगा समय T, तो यहां से यहां तक का टाइम अगर बराबर है, तो ये एरिया, ये इस सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन के द्वारा जो एरिया स्वैप किया जा रहा है, वो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब प्लैनेट से सन को मिलाने वाली लाइन के द्वारा स्वैप एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वैप एरिया इक्वल होगा, सेम होगा।
अगर यहां से यहां तक का टाइम बराबर है, ये वाला टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर है, तो इस लाइन के द्वारा स्वैप एरिया ये और इस लाइन के द्वारा स्वैप एरिया ये बराबर होगा। यही लिखा है, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन विल रिमेन कांस्टेंट और सेम। ये बात हमने यहां पर फिगर में भी दिखा दिया और यहां पर लिख दिया है। इफ एरिया SP1P2 एरिया SP1P2 इज इक्वल टू एरिया SP3P4, अगर ये एरिया इस एरिया के बराबर है तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम भी बराबर होगा। मान लो यहां से यहां तक का टाइम T1 और यहां तक का टाइम T2, अगर ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है तो यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर होगा। सो Kepler's second law means law of area is based upon law of conservation of angular momentum. So according to law of conservation of angular momentum, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, m वेलोसिटी एट P1 डिस्टेंस फ्रॉम सन RP1। जैसे पहले प्लैनेट कहां पर है, जैसे पहले प्लैनेट यहां पर है, कहां पर है, इनिशियली मान लो प्लैनेट यहां पर है, इस प्लैनेट का मास m है और यहां पर इसकी स्पीड v एट P1, ठीक है, और यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस RP1 और प्लैनेट मैंने अब फाइनली मैंने यहां मान लिया, तो यहां पर प्लैनेट का मास m है तो यहां भी प्लैनेट का मास, प्लैनेट तो वही वाला है ना जो चल के यहां आया, ठीक है ना। यहां पर स्पीड P4 पर भी स्पीड और यहां से यहां तक की डिस्टेंस RP4, तो इस जगह पर लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम mvr, तो वेलोसिटी कहां पर P1 पर, डिस्टेंस कहां की, सन से प्लैनेट की डिस्टेंस RP1, तो इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम और इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvp4 और rp4, तो इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम और इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही लिखा है मैंने, mvp1 इंटू rp1, मतलब यहां पर एंगुलर मोमेंटम mvr फॉर्मूला होता है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनना, इक्वल टू mvr, तो एंगुलर मोमेंटम एट P1 m, यहां पर वेलोसिटी vp1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस rp1। अब एंगुलर मोमेंटम एट P4, मतलब हर जगह पर एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, तो ये तो कहां पर पोजीशन हो गई, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा दूर है, और ये नियरेस्ट टू द सन जब सबसे पास में है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम और यहां पर एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर यही लिखा है, इस जगह पर क्या लिखा है, ये तो लिखा है एंगुलर मोमेंटम कहां पर, P1 पर, तो mvp1 rp1 इज इक्वल टू, जब प्लैनेट यहां पहुंच गया फारदेस्ट वो नियरेस्ट टू द सन, तो mvp4 rp4, इस डिस्टेंस को आपने क्या माना है r1, इस डिस्टेंस को क्या माना है r2, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये vp1 rp1 इज इक्वल टू vp4 rp4, इसको मैंने v1 लिख दिया है, इसको मैंने r1 लिख दिया है और इसको v2 लिख दिया है और इसको r2 लिख दिया है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज v इंटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस v इज रेसिप्रोकल ऑफ r। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन प्लैनेट इन वन ऑर्बिट। ये फॉर्मूला एक प्लैनेट के लिए और एक ऑर्बिट में लगाओगे। Hence the speed of the planet, सिंपल सी बात है, जहां पर r ज्यादा है वहां स्पीड कम और जहां पर r कम है वहां स्पीड ज्यादा। इसका मतलब जब प्लैनेट सन के पास में होगा तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। ये लिख दिया है, hence the speed of the planet does not remain fixed, the speed is a maximum
when it is nearest to the sun and minimum when it is farthest from the sun. जब प्लैनेट सन के पास में होगा तो आर कम होगा, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। क्या बेटा आपने लिखा है स्पीड, स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ आर and the speed of the planet does not remain fixed. The speed is maximum when it is nearest to the sun. n है बच्चों ये nearest to the sun, सही कर लो इसे। Speed of planet is maximum when it is nearest to the sun and minimum when it is farthest from the sun. जब प्लैनेट सन के नियरेस्ट पास में होगा तो आर कम होगा, तो वहां स्पीड ज्यादा होगा, और फारदेस्ट का मतलब जब दूर होगा सन से प्लैनेट तो आर ज्यादा होगा, आर जब ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। सो v इज रेसिप्रोकल ऑफ r, दैट इज v1 by v2 इक्वल टू r2 by r1। दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन प्लैनेट इन वन ऑर्बिट। ये फॉर्मूला केवल एक प्लैनेट और एक ही ऑर्बिट के लिए हम लगाएंगे। थर्ड लॉ सुनिएगा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड और टाइम पीरियड। दूसरा नियम सुनो, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit। इस लॉ को बच्चों नोट कीजिए आप और इसको एज इट इज एक बार दो बार लिख के देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पर, देखना। थर्ड लॉ पर, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या पीरियड्स, ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the cube of semi major axis of its elliptical orbit। क्या कहना चाहता है, इस प्लैनेट का एक परिक्रमा में जो समय लगेगा, प्लैनेट यहां से चला और चल करके ये यहां पर वापस आ गया, एक बार ऑर्बिट में घूमने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन in elliptical orbit is directly proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit। Square of the time period of the planet around the sun is directly proportional to cube of semi major axis of this elliptical orbit। The square of time नहीं है ये, टाइम पीरियड है। The square of time period of planet around the sun is directly proportional to cube of the semi major axis of elliptical orbit। ये बात मैंने लिख दी है जरा। The square of the time period of the revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit। So t square, the square of time period, the square of time period of planet around the sun is directly proportional to cube of semi major of its elliptical orbit। t टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन है, r क्या है बेटे, सेमी मेजर एक्सिस। और सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और एवरेज डिस्टेंस r1 प्लस r2 अपॉन 2 है। एवरेज डिस्टेंस r1 प्लस r2 अपॉन 2 होती है बच्चों। r सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी का मतलब आधा और मेजर का मतलब मेजर एक्सिस का आधा, और मेजर एक्सिस का हाफ होता है r1 प्लस r2 अपॉन 2। इफ e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये बच्चों मैथ में पढ़ेंगे आप। E यहां पर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसे नोट कर लो, इस बात को, इस पॉइंट को बच्चों नोट कर लें आप। E को क्या बोलते हैं, इफ E इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। E, ये जो E देख रहे हैं ना, इलिप्स में
एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ई इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके लिए सिंपल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बच्चों, पहले फिगर देख लो आप ये वाला। जब प्लैनेट पॉइंट ए पर है तब सन से इसकी डिस्टेंस आर ए, और जब पी पर है तो सन से इसकी डिस्टेंस आर पी। जब प्लैनेट सन से दूर है तब उसकी स्पीड कम, और जब प्लैनेट सन के पास है तब स्पीड ज्यादा। तो जरा गौर से देखिएगा, यहां पर P पॉइंट पास में है तो Vp अपॉन Va इज इक्वल टू Ra अपॉन Rp। P पॉइंट ये रहा सन के पास में, जब प्लैनेट सन के पास में है तब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहां पर स्पीड अपॉन ये डिस्टेंस और यहां पर स्पीड अपॉन ये डिस्टेंस रेसिप्रोकल है ना। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R था ना, ध्यान करो, एक प्लैनेट और एक ही ऑर्बिट के लिए V इज ए रेसिप्रोकल ऑफ R लिखा था आपने। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूं मेरे बच्चा। सुनो ध्यान से, V रेसिप्रोकल ऑफ R, अगर आप इसको Vp अपॉन Va लिखते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, Ra अपॉन Rp लिखेंगे, और Ra बराबर होगा Vp का मतलब P पर, P पॉइंट पर जब प्लैनेट है, सन के जब नियर पास में है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर स्पीड ज्यादा होगी। Ra अपॉन Rp, और Ra बराबर होता है 1 प्लस E अपॉन ये होता है 1 माइनस E। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों। E यहां पर एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और E की वैल्यू होती है 0.0167। E की वैल्यू होती है, E की वैल्यू मैंने लिखी है कहीं, E की वैल्यू ऐसे लिख लो 0.0167। इट हैज नो यूनिट। E यहां पर एसेंट्रिसिटी बोलते हैं बच्चों, E को एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन मत बोल देना, E को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये फिगर देख लिया होगा आपने, जब प्लैनेट पास में है तो स्पीड ज्यादा है, प्लैनेट दूर है तो स्पीड कम है। Vp अपॉन Va बराबर होगा रेसिप्रोकल है R का, Vp अपॉन Va इक्वल टू Ra अपॉन Rp। Vp ग्रेटर देन Va, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। E यहां पर एसेंट्रिसिटी है, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 0.0167। क्लियर है? तो ये रेशियो देखो मैंने यहां लिख दिया, ये रहा। पॉइंट P पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, A पर वेलोसिटी मिनिमम है, क्योंकि पॉइंट P सन के पास में है और A सन से दूर है। इस फिगर में देख लीजिए, P सन के पास में है और A सन से दूर है। जब प्लैनेट सन के पास में है तो इसकी स्पीड ज्यादा, और जब दूर है तो स्पीड कम। तो P पास में है तो P पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और कहां पर P पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और A पर वेलोसिटी मिनिमम है। मैक्सिमम वेलोसिटी 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। E को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 0.0167। सो V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लिख दी मैंने 0.0167 अपॉन 1 माइनस 0.0167। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो रिजल्ट आपका आएगा 1.03:1। ये फिक्स डेटा है, आप इसको याद कर लो, ठीक है ना बच्चों। इंपोर्टेंट नोट देखें बच्चों, केप्लर थर्ड लॉ पढ़ लिया है आपने, T स्क्वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। स्क्वायर हटाओ यहां से, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2। R की पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, T1/T2 इक्वल टू R1Q अपॉन R2Q। R1Q अपॉन R2Q को लिख सकता हूं मैं R1 अपॉन R2Q को R2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर डिफरेंट सैटेलाइट प्लैनेट दिस formula is applicable for planets, satellite and electrons in different orbit। T1 और T2 टाइम पीरियड है, और R1 और R2 क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना। पहली ऑर्बिट की और ये दूसरी ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट
P से भी मेजर एक्स R1 है तो टाइम पीरियड T1 है और ये R2 है तो ये टाइम पीरियड T2। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, केपलर सेकंड लॉ क्या पढ़ा था आपने? एंगुलर मोमेंटम। केपलर सेकंड लॉ पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू mvr। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। कौन सा? केपलर सेकंड लॉ is based upon conservation of angular momentum. J equal to mvr equal to constant. m constant है, so v into r equal to constant for single orbit. That is v is a reciprocal of r for one orbit. ये बात नोट कर लेना, one orbit। ये क्वेश्चन पढ़ा मैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे। इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटे? v1 by v2 इक्वल टू r2 by r। ये रिलेशन हम केवल एक प्लैनेट और एक सिंगल ऑर्बिट के लिए ही लगाएंगे। v इज द रेसिप्रोकल ऑफ r। इसका मतलब जो प्लैनेट सन के पास में है उसकी स्पीड ज्यादा, जो प्लैनेट सन से दूर है उसकी स्पीड, जब प्लैनेट सन के पास में होगा तब उस प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होगी और जब प्लैनेट सन से दूर होगा तब उसकी स्पीड कम होगी। दैट इज v1 by v2 equal to r2 by r1। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन प्लैनेट एंड इन वन ऑर्बिट। एक ही प्लैनेट के लिए एक ही ऑर्बिट में एप्लीकेबल है v1 और v2। v1 स्पीड तब है प्लैनेट की जब सन से उसकी डिस्टेंस r1 है, और v2 प्लैनेट की स्पीड तब है उसी प्लैनेट की जब उस प्लैनेट की सन से डिस्टेंस r2 है। तो ये फॉर्मूला एक ही ऑर्बिट के लिए, एक प्लैनेट और एक ही ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट देखें जरा ध्यान से, ये पॉइंट देखें। हम जानते हैं v इक्वल टू r। v इक्वल टू, सेकंड पॉइंट जरा ध्यान से देखें, v इक्वल टू r ओमेगा। r ओमेगा की जगह पर लिख दिया मैंने 2 पाई बाई रूट। ये रिलेशन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो तो देखो, v इक्वल टू r ओमेगा, r ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई रूट। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r अपॉन t। ठीक है ना? फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, from Kepler's third law। Kepler's third law क्या है बच्चे? T square is a directly proportional r की पावर 3, means T is a direction r की पावर 3/2, और हम लिख सकते हैं T directly proportional r root r। क्लियर है ये बात? तो इस T की जगह पर मैं r root r लिख दूं, इसलिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं यहां पर? v डायरेक्शनल r अपॉन r रूट r। इस r से ये r कैंसिल, तो v इज अ रेसिप्रोकल रूट r। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चा। तो ये रिलेशन लिखेंगे राजा बेटा, v1 by v2 इक्वल टू रूट r2 अपॉन r1। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर different planet in different orbit। v1 upon v2 equal to root r2 by r। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब प्लैनेट डिफरेंट हो और अलग अलग ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक ऑर्बिट की रेडियस r1 है, उसमें प्लैनेट की स्पीड v1 है, और दूसरी ऑर्बिट की रेडियस r2 है, उसमें प्लैनेट की स्पीड v2 है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे कब? जब ऑर्बिट भी डिफरेंट और प्लैनेट भी डिफरेंट। और ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं कब? डिफरेंट ऑर्बिट डिफरेंट प्लैनेट। और इससे पहले केपलर सेकंड लॉ में मैंने बताया था v टू r इक्वल टू कांस्टेंट और v रेसिप्रोकल r। ये रिलेशन लगाते हैं कब? एक ही प्लैनेट और same orbit। This formula is applicable for one planet in one orbit। क्लियर है? ये तो एक प्लैनेट है और सेम ऑर्बिट है, तब लगा
V1 क्या है, जब उस प्लैनेट की डिस्टेंस सन से R1 है तब इसकी V1 है, और जब उसी प्लैनेट की डिस्टेंस सन से R2 है तब उसकी V2 है। इसलिए एक ही प्लैनेट और एक ही ऑर्बिट के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, और ये रिलेशन अलग अलग प्लैनेट और अलग अलग ऑर्बिट के लिए लगाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट प्लैनेट और डिफरेंट ऑर्बिट के लिए लगाते हैं ये वाला। ठीक, if ratio of radius of two orbits r1 is to r2 equal to 1 is to 4, तो उन दो ऑर्बिट्स में टाइम पीरियड, उन प्लैनेट की टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना बच्चे, और उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। भाई दो ऑर्बिट, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, और उन प्लैनेट की स्पीड का रेशियो पूछा है। टाइम पीरियड का रेशियो क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस का रेशियो क्या दिया 1:4, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R रूट R, या T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो T1 और T2 का रेशियो पूछा है, तो हम लिख देंगे R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। R1 और R2 का रेशियो कितना है 1/4 की पावर 3/2। कितना हो गया ये 1/2 की पावर 3, 1/2 का की पावर 3। देखो गौर से 1/4 का रूट ले लिया मैंने, तो 1/4 का रूट होगा 1/2 और पावर 3 ये रही, तो 3 पावर 1 की पावर 1 is to 2 की पावर 3 करोगे तो 8, तो ये रहा रहेगा। ठीक है ना बच्चे, दूसरा क्या पूछा बेटे उसने, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। वेलोसिटी ऑर्बिट क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट है, वेलोसिटी का रेशियो v रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट के लिए ये फॉर्मूला लगता है बच्चों, तो v1/v2 = r2। क्लियर, r2 और r1 का रेशियो, r1 r2 का रेशियो ये रहा, तो r2/r1 हो गया 4:1, रिजल्ट आ गया 2:1, ये रहा रिजल्ट। इस वीडियो को बच्चों ठीक से सुनाएं एक दो बार और इसको नोट कर लें। केपलर्स लॉ पर क्वेश्चन आता ही आता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लें और वीडियो कम से कम 2 बार देखें।